हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के तरफ से 2025 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अभी तक अगर आपने मॉडल पेपर नहीं डाउनलोड किया है तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाना, राहुल कॉमर्स एकेडमी सर्च करना। वहां जाते ही आपको पीडीएफ जो है वो पिन करके मिल जाएगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम का पीडीएफ एक साथ पिन करके आपको मिल जाएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितना भी मॉडल पेपर जेक बोर्ड ने डाला है वो सारा मॉडल पेपर आपको वहां मिल जाएगा। तो जरूर जाकर के मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना। अगर आप 2025 के एग्जाम में अच्छे तरीके से पास होना चाहते हैं, ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। और सिर्फ इस साल का मॉडल पेपर नहीं, इस साल का मॉडल पेपर और पिछले 2-3 सालों का मॉडल पेपर और पिछले 2-3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हम जो आप लोगों को करवा रहे हैं, अगर आप वो सब करते हैं तो एग्जाम में आपका बहुत ही शानदार नंबर आएगा। और हम जैसे पहले भी बोले थे कि इस साल भी जो आपका मॉडल पेपर आएगा उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको कॉन्सेप्ट बेस होंगे, यानी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। इसलिए हम शुरू से अब तक आप लोगों को हर चीज कॉन्सेप्ट तरीके से ही हर चीज समझाते आए हैं। तो फाइनली हम लोग आज से मॉडल पेपर जो आया है, सारा मॉडल पेपर को हम आपको सोल्व करके देंगे। क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम आपको सोल्व करके देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। तो इस मॉडल पेपर में जो हम लोग अभी करने वाले हैं इस वीडियो में, वो होने वाला है हम लोगों का क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर। और इंग्लिश कोर में समझ लो कि इंग्लिश का जो एग्जाम होगा आप लोगों का वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और बाकी आप लोगों को 50 नंबर का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हम उसके लिए परेशान आप लोग मत होना, ठीक है। टोटल 80 नंबर का इंग्लिश का आप लोगों का एग्जाम होगा। हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ क्वेश्चन गलत दिया है, इसलिए उसको हम लोग सही भी करते हुए जाएंगे। सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, परेशान मत होइएगा। बस अगर आप जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के बीच चैनल को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे जो हम इंग्लिश में जो हम आप लोगों को करवाए थे, अगर हर स्टूडेंट ने इंग्लिश का वो जो 45 डेज का सीरीज लेकर के आए थे, अगर उसको किए थे तो कोई भी दिक्कत डाउट आप लोगों को होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को हम जो जो स्टोरी पढ़ाए थे, जो जो समझाए थे, सब याद है ना, तो तुरंत तुरंत बनेगा। तो देखो, सबसे पहला मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, यानी आप लोगों को 3 गो एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आओ एक एक करके हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, वो बोल रहा है, अच्छा से समझना क्वेश्चन, क्योंकि एक ही बार में समझ में आना चाहिए। देखिए, बोल रहा है नोटिस राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। जब कभी भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो वो नोटिस किस चीज का एग्जांपल होता है, मतलब नोटिस किस तरीके का लिखा जाता है। और इस बार एडवांस राइटिंग स्किल का क्वेश्चन ना सच में थोड़ा सा एडवांस दे दिया है, ठीक। तो एक नोटिस लिखते हैं, वो नोटिस किस तरीके का होता है, तो वो नोटिस आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन वाला होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कि नोटिस इसलिए लिखा जाता है ताकि सामने वाला पर्सन को उस चीज के बारे में पता चल सके। और किसी भी चीज के लिए नोटिस नहीं लिखा जाता है, जो चीज किसी को बताना है, जो समझाना है, उसी के लिए नोटिस लिखा जाता है। यानी औपचारिक संदेशों के लिए ही जो है वो एक नोटिस लिखा जाता है। इसलिए नोटिस का राइट आंसर होगा इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। जब कभी भी एक नोटिस लिखा जाता है तो उस नोटिस का मुख्य उद्देश्य या उस नोटिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, नोटिस क्यों लिखा जाता है, क्या बताना है नोटिस में जो नोटिस लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या बोल रहा है? टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। यानी नोटिस इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई भी जो इवेंट या कोई भी जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी को दिया जा सके, इसलिए नोटिस लिखा जाता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर। जब हम लोग लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो लेटर टू एडिटर में हम लोग इन चारों में से किस चीज को ऐड करते हैं, यानी जब कभी भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं हम लोग तो उसमें चीजों को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए क्लियर एंड कॉन्सियस ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। यानी एक लेटर टू एडिटर में वो सारा चीज लिखा हुआ होना चाहिए जिस चीज के बारे में आप उसको बताने वाले हो। जैसे अगर मान लो कि लेटर टू एडिटर लिखे
जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या तो फिर वाटर प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में साफ-साफ तरीके से लिखा हुआ हो, ठीक है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए। अब 3 ही आपको एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आपको 3 ही एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन दिखेगा, बाकी आपका बुक का क्वेश्चन आंसर यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है? चलो, किसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा? बुक का। रुकिए थोड़ा और ज़ूम करके देखते हैं, अगर ज़ूम हो गया तो ठीक है। हो गया ना ज़ूम? हाँ, ठीक है, चलो। देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे? क्वेश्चन नंबर 4 अब से ये सारा बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है, व्हाट डिड एम हेमल से वाज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिज़र्व इन द फेस टू एडversity? यानी एम हेमल ने किस चीज़ के बारे में कहा था कि ये जो चीज़ है, यही हम लोगों को आगे लेके जाएगा और यही हम लोगों का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है और यही हम लोगों का पहचान है, जिसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो स्टोरी हम लोग पढ़े हैं ना, फ्रेंच एम हेमल जो थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज थे और हमेशा वो द फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को ही प्रमोट करते थे। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लोस्ट स्प्रिंग? यानी ये जो स्टोरी है लोस्ट स्प्रिंग, उस लोस्ट स्प्रिंग को पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आता है? लोस्ट स्प्रिंग बेसिकली किस चीज के बारे में हमको बताता है? तो लोस्ट स्प्रिंग हमको बताता है ऑप्शन नंबर बी, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्डहुड, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। द ये जो लोस्ट स्प्रिंग है वो हमको बताता है हार्श रियलिटी, मतलब एक कठोर सच बताता है बचपन का और पॉवर्टी का, क्योंकि स्टोरी में पता है ना, दो बच्चों के बारे में बताया गया है, साहेब और मुकेश। साहेब और मुकेश जो गरीब होता है, गरीबी की वजह से उन लोगों का बचपन किस तरीके से छीन जाता है और बचपन से ही उन लोगों को चाइल्ड लेबर कराया जाता है। जो हम लोगों का साहेब है वो रेक पिकर चाइल्ड होता है, फिर आगे जाके टी स्टॉल में काम करने लगता है और मुकेश जो है वो गरीबी के कारण आपका ग्लास बेंगल मेकिंग यानी कि चूली का फैक्ट्री में काम करता है और आगे जाके वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर? डीप वाटर स्टोरी में विलियम डगलस के मन में पानी को लेकर के इतना ज्यादा डर क्यों आया, क्यों वो पानी से इतना ज्यादा डरने लगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ही हैड ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट ए स्विमिंग पूल। जब वो YMCA स्विमिंग पूल में गया था, जब वो 11 साल के आसपास था, तब उसके साथ इंसिडेंट हुआ था। उस वजह से उसको पानी को लेकर के और ज़्यादा डर आ गया था और वो जब भी पानी के सामने जाता था, तो यही डर उसको दोबारा सताता था। इसलिए 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है, व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रेड ट्रैप? ये जो स्टोरी है द रेड ट्रैप, उस स्टोरी में ये स्टोरी हम लोगों को क्या सिंबलाइज करता है? रेड ट्रैप स्टोरी से हम लोगों को किस चीज के बारे में पता चलता है? तो रेड ट्रैप ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाए थे। रेड ट्रैप स्टोरी में बताया गया है द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिस्प्लेक्स एंड डिसिपेशन, यानी वो जिस स्थिति में है, जिस तरीके के सिचुएशन में घुरा है, उसी चीज के बारे में ये स्टोरी आपको डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो? महात्मा गांधी का ये जो इंडिगो स्टोरी में चंपारण इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है, जहां महात्मा गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो वार जीतते हैं, तो महात्मा गांधी को ये जो चंपारण मूवमेंट था वो इतना ज्यादा सक्सेस कैसे हुआ, महात्मा गांधी जी को सफलता कैसे मिला? तो दो रीजन था। एक तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी था, महात्मा गांधी का जो लीडरशिप क्वालिटी था वो, और दूसरा उस जगह के चंपारण के जो पुअर पीजेंट, पुअर किसान थे और लॉयर थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी का बहुत ज्यादा साथ दिया, तब जाके चंपारण मूवमेंट इतना ज्यादा सक्सेस हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब होता है किसान लोग, ठीक है? उन लोगों की तरफ से जो सपोर्ट मिला और महात्मा गांधी जी का जो लीडरशिप क्वालिटी था, उससे उनको सक्सेस मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, इन पोएट्स एंड इन पोएट्स एंड पेन केक
व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? ये पोएट्स एंड पेनकेक्स जो हम लोगों का स्टोरी है, इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तो इसमें बताया गया है कि एक्चुअल में जो फ़िल्म इंडस्ट्री होता है, उस फ़िल्म इंडस्ट्री का हार्श रियलिटी क्या है? किस तरीके के चीज़ वहाँ पे होता है, ठीक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द द ह्यूमरर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फ़िल्म इंडस्ट्री। फ़िल्म इंडस्ट्री का जो जीवन होता है, वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए 10 नंबर पे बोल रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द स्टोरी? ये जो स्टोरी है ये भी हम क्वेश्चन करवाए हैं। ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल वो किस चीज़ को दर्शाता है या किस चीज़ के बारे में बताता है? तो थर्ड लेवल स्टोरी जो है वो बताता है आपका द रिप्रेजेंट्स द एस्केप इंटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी कि किस तरीके से जो ऑथर है वो अपने रियलिटी का यानी जिस लाइफ में वो हैं वहाँ जो उसको एंग्जायटी होता है, परेशानी होता है, उससे वो किस तरीके से स्किप करके अपना ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो चले जाते हैं। तो 10 का आंसर होगा ए। अब आते हैं 11 नंबर। बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्राफ्टर्स पाउच? हम पहले भी बोले थे ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। तो वो जो क्राफ्टर था, वो जो पेडलर था, वो क्राफ्टर का पोच से 30 क्रोनर चुरा के भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी। देखो 30 क्रोनर, $30 नहीं, 30 रुपीज़ नहीं, $40 नहीं, 30 क्रोनर चोरी करके वो भाग गया था। ठीक है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 30 क्रोनर। व्हाई वाज द टाइगर सो डिटरमाइंड व्हाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग? यानी ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग उसमें जो राजा थे वो 100 टाइगर को मारने के लिए इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चय क्यों किए हुए थे? क्यों वो 100 टाइगर मारने के पीछे इतना ज़्यादा पागल हुए थे? तो वो 100 टाइगर मारने के लिए इसलिए उतना ज़्यादा पागल हुए थे क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रिडिक्शन किया था कि तुम 100 टाइगर से मर जाओगे, यानी 100 टाइगर तुम्हारा मौत का कारण बनेगा, तो उस प्रिडिक्शन को रॉन्ग साबित करने के लिए वो उतना ज़्यादा पागल थे। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट ही कुड डाइड एट द हैंड ऑफ ए टाइगर। उसको जो बोला गया था कि तुम 100 टाइगर से मारे जाओगे, तो इसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए ही वो उतना ज़्यादा पागल हुआ था। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? आगे, एक-एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बोला गया है क्वेश्चन पे व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर ऑथर्स जर्नी इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? ये जो स्टोरी है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जिनकी ऑथर हैं टिसानी ढोसी, वो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जाती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है उनका? देखो, स्टूडेंट्स का तो मेन पर्पस होता है, ये प्रोग्राम इसलिए चलाया जाता था जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये इसलिए चलाया जाता था ताकि हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा और कितना बुरा इफेक्ट अंटार्कटिका पे पड़ रहा है। लेकिन ऑथर उनका जाने का मेन इंटेंशन वही था, वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहती थी अंटार्कटिका को क्योंकि भाई अंटार्कटिका आखिरकार है कैसा जगह, ठीक है? तो राइट आंसर होगा सी टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका। ठीक है? ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं पूछ रहा है, ये ऑथर के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला है व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय द शडाउ इन द एनिमी? ये जो स्टोरी है द एनिमी जिसमें डॉक्टर सडाउ के बारे में बताया गया है, वो किस तरीके के फेस बना के रखते हैं? डिलेमा फेस का मतलब होता है दुविधा। डिलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा। यानी इस स्टोरी में जो डॉक्टर सडाउ थे, वो किस तरीके के दुविधा में थे? डॉक्टर सडाउ किस तरीके के परेशानी में थे? किस तरीके के दुविधा में थे? देखो, पहला डॉक्टर सडाओ ये चाह पहले तो वो जो उसको आर्मी का जो सोल्जर मिला था, ठीक है? पहले वो उसको रखा, इलाज किया, फिर उसके बारे में वो जनरल को बताया। लेकिन जब वो जनरल नहीं आया, तो वो डिसाइड करता है कि अब हम इसको जान बचाए हैं, तो हम इसको यहाँ से भेज देंगे। अगर इसको नहीं भेजेंगे, तो इसके वजह से हम भी परेशानी में फँस जाएँगे क्योंकि ये वार ऑफ प्रिज़नर है, क्योंकि ये वार से आया है और ये हम लोगों का एनिमी है। ठीक है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए whatever to save the life of an enemy soldier despite being at war। अगर वो उसके लाइफ को बचाता है तो खुद वो परेशानी में फंस जाएगा या वार में फंस जाएगा। 15 नंबर पे बोल रहा है
व्हाट इज द की थीम ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट। ये जो स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट, इस फेस ऑफ द इट स्टोरी में की पॉइंट की थीम क्या है, मतलब इस स्टोरी का थीम क्या है, किसमें ये स्टोरी बेस्ड है। तो अगर हम इस स्टोरी को सुनाए थे और आप सुने थे तो आपको याद होगा कि इसमें 2 कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है? एक है डेरी लड़का और 14 साल का लड़का जिसका एक फेस एसिड से जला है और एक है मिस्टर लेम ओल्ड मैन। तो उन दोनों के बारे में बताया गया है और दोनों ही जो है वो फिजिकल चैलेंजेस से घूम जूझ रहा है। एक का फेस एसिड के कारण जल गया है और एक का पैर नहीं है, ठीक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विथ डिसेबिलिटीज। यानी इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर को बताया गया है उन दोनों का ही जो है वो फिजिकल हैंडीकैप है, फिजिकल चैलेंजेस को वो लोग फेस करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? देखो डिटेल में समझा रहे हैं इसलिए अच्छा से समझना ताकि आपको दोबारा मॉडल पेपर देखने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा-सा ज़ूम करके देखते हैं इसको, रुक जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या बोल रहा है, व्हाट डिसीजन डज डज डॉक्टर सडाव मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी। ये जो स्टोरी है द एनिमी, उसमें डॉक्टर सडाव सबसे लास्ट में क्या डिसीजन लेते हैं? सबसे लास्ट में डॉक्टर सडाव ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम इस एनिमी को यहाँ से भगवा देंगे, यहाँ से स्किप करवा देंगे और इसका ज़रूरत का जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ इसको दे करके हम भेज देंगे ताकि कोई और प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर स्किप। यानी वो जो वो जो सोल्जर था उसको भागने में वो मदद करते हैं डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके लिए उनको कोई भी पछतावा नहीं होता है कि ये मेरा एनिमी था, हम इसको यहाँ से भगवा दिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे। अब देखो पोयम हम पहले भी बोले हैं ना आप लोगों को कि पोयम एग्जाम में पूछेगा, तो देखो यहाँ पे एक पोयम दे दिया है और हम पोयम याद करने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। देखो, एक पोयम दिया है और इस पोयम से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देगा और हमेशा क्या होता है ना, मॉडल पेपर में जो पोयम देता है 90% चांस होता है कि एग्जाम में वही पोयम आप लोगों को देगा। तो इतना पकड़ के रखो कि 90% चांस है कि यही पोयम दे, लेकिन इस पोयम के अलावे भी हम लोग बाकी पोयम प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। अगर आप थोड़ा-सा पोयम पढ़े हैं, थोड़ा-सा भी, तो आपको पता चल जाएगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जैसे ही सुनोगे तो समझ जाओगे ये जो पोयम है, ये पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, जिनके पोएट जॉन कीट्स थे। अब अगर ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो इस इतना पढ़ने का ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम। ये एक्सट्रैक्ट जो ऊपर है ये किस पोयम से लिया गया है, तो हमको पता चल गया ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये लिया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम से लिया गया है। आ गया बात समझ में मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज ए जॉय फॉरएवर इन द पोयम। इस पोयम में ऊपर जो पोयम दिया, ए जॉय फॉरएवर, यानी किस चीज का सुंदरता हमेशा रहता है, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होता है। तो ये बताया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक सुंदर चीजों का सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होता है। आया समझ में? उसी से देखो एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है उसमें किस तरीके की सुंदरता को वो महसूस कर रहे हैं, तो वो महसूस करते हैं यहाँ पे स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये इस खुशी को वो महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलो आगे, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकंड रुकना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या हम लोगों को बोला गया है, व्हाट डज द पोएट मीन कीपिंग क्वाइट। ये जो कीपिंग क्वाइट पोएट है उसमें पोएट जो कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहने बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो कोई कीपिंग क्वाइट से हम लोगों को क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो कीपिंग क्वाइट जो है उससे पोएट हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा उसके बारे में सोचो और अपने अंदर झाँक के देखो कि हम लोग ये जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करके हमको क्या मिलेगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम फॉर फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम लोग अपने बारे में, उसके बारे में सोचें,
ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रुको 21 थोड़ा-सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम आउट कर देते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ा-सा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है? व्हाट डज़ द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हू पास बाय द रोड साइड स्टैंड? ये रोड साइड स्टैंड का इस पोएम का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इस पोएम में जो पोएट है, वो हम लोगों को वो जो रोड साइड स्टैंड से जो शहर के लोग जो पार हो रहे हैं, वो उसके बारे में क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि शहर के जो लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड के बगल से जाते हैं, वो रोड के बगल में जो पुअर फ्लोक्स है, यानी पुअर पीपल है, जो रोड साइड स्टैंड बनाए हैं, वो लोग उसको इग्नोर करते हैं, वो लोग वहाँ पे नहीं रुकते हैं और ना ही कोई सामान वहाँ से खरीदते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। वो लोग उनको नज़रअंदाज करते हैं। 22 नंबर, द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज। इस पूरे पोयम को रोड साइड स्टैंड को जो ऑथर जिस टोन में बताए, नहीं होता है किसी चीज को गुस्सा से बोलना, अरे बनेगा तुम ज्यादा तेज, और किसी को चुप से बोलना, अरे काहे इतना तेज बनता है, तुम छोड़ दो ना। अलग अलग टोन है ना, अलग अलग टोन है ना। किसी को बोलते ए ए खाना खाया तुम, और किसी को बोलते ए खाना खाया तुम, ए खाना खाया रे तुम। फ़र्क समझ में आ रहा है टोन का, है ना? उसी तरीके से जो ऑथर हैं, रोड साइड स्टैंड में किस तरीके के टोन के बारे में वो बताते हैं। तो वो टोन के बारे में बताते हैं आपका सार्कास्टिक्स एंड बिटर। अब सार्कास्टिक का मतलब होता है निंदापूर्ण। वो एक्चुअल में निंदा करते हैं शहर के लोगों का, कि शहर के लोग जो है यहाँ से कुछ भी सामान नहीं खरीदते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए क्या बोल रहा है। हाउ डज चार्लीज हाउ डिड चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमॉस्फेयर एट द थर्ड लेवल? चार्ली थर्ड लेवल पे जो लोग रहते हैं और थर्ड लेवल का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा सीन है, थर्ड लेवल में ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये है, तो उसके बारे में वो क्या बोलते हैं? तो वहां वो बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशनेड क्लोथ्स। वो बोलते हैं कि थर्ड लेवल पे जो लोग हैं, वो बहुत ही पुराना कपड़ा पहनते हैं, ओल्ड फैशन है एकदम। एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम 19th सेंचुरी। और स्ट्रीट जो है वो ऐसे दिखता है कि मान लो वो लोग 19वीं शताब्दी का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर पे बोल रहा है, हाउ हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोसरी रोंग इन द टाइगर किंग? ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, उसमें राजा को ये जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए कितना टाइगर को मारना था, या कितना टाइगर को जरूरत था? तो 100 टाइगर। ठीक है, 100 टाइगर को उसको मारना था, 100 टाइगर का उसका जरूरत था। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे आते हैं। देखो अब थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं इसको, शायद अब ना फटे। हाँ, ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, हू आर द 2 मेन कैरेक्टर ऑन द फेस ऑफ इट? ये जो स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट, उसमें 2 मेन कैरेक्टर कौन-कौन है? तो हम सबको पता है, एक है डेरी 14 साल का लड़का जिसका एसिड की वजह से फेस जल गया है, और एक है मिस्टर लेम एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन है जिसका आपका बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से जो अपना एक पैर खो दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लेम गिव टू डेयरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट? इन ऑन द फेस ऑफ स्टोरी पे जो हम लोगों का मिस्टर लेम है, वो डेयरी को किस चीज के बारे में बताता है? क्योंकि वो लाइफ को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है, तो वो उसको बताता है कि तुम लोगों के इग्नोर करो, मतलब जो लोग हैं, लोगों के बातों को तुम इग्नोर करो, उनके बातों को तुम ज्यादा ध्यान मत दो, बल्कि तुम अपने लाइफ की जो सुंदरता है उसके बारे में सोचो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ही शुड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ अदर्स। उनको बोलता है कि तुम दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम उन चीजों को इग्नोर करो। एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और तुम लाइफ के जीवन के सुंदरता के बारे में फोकस करो। ठीक है, तुम्हारा फेस जला है तो तुमको इसके बारे में सोच के परेशान नहीं होना है अब। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग? द टाइगर किंग में जब राजा मर मर जाते हैं,
तो उनके बाद उनके लेगेसी यानी उनके साम्राज्य का क्या होता है? तो उनके साम्राज्य में जो टाइगर का पॉपुलेशन घट गया था, अब वो टाइगर का पॉपुलेशन धीरे-धीरे बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड फ्लोरिशेस। ठीक है? आगे, बस और 2 ही एमसीक्यू है। देखिए, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाई डिड ज़िटकालासा हाइड हरसेल्फ? ज़िटकालासा ने अपने आप को क्यों छुपा लिया था? तो ज़िटकालासा अपने आप को बेड के नीचे छुपा देती है क्योंकि वो अपना बाल कटवाना नहीं चाहती थी। टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, ताकि वो लोगों को मना कर सके, लोगों से बच सके ताकि उनका बाल ना कटे। 29 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट हैड हर्ट बामा इन सोसाइटी? मतलब बामा को अपना जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी से बामा को इतना ज़्यादा दुःख क्यों था? क्यों वो उसको पसंद नहीं करती थी? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि बचपन में उनके साथ छुआ-छूत बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वो लो कास्ट से थी और अपर कास्ट के लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा छुआ-छूत करते थे। इस वजह से वो खुश नहीं थी। ठीक है? आगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो 30 जो है एमसीक्यू का लास्ट एमसीक्यू है हम लोगों का। देखो, 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? देखिएगा। बोल रहा है, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड? ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, इस टाइगर किंग स्टोरी में पावर और प्राइड, पावर का मतलब शक्ति और प्राइड मतलब एक तरीके का घमंड, शक्ति और घमंड में किस तरीके की चीज के बारे में बताता है? तो ये बताते हैं, प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस व्हेन अब्यूज्ड। और ये बताता है कि आप कितने भी शक्तिशाली हैं, अगर आप हद से ज्यादा किसी भी चीज को, अगर हद से ज़्यादा मतलब ये डेस्टिनी को अगर आप चेंज करना चाहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ से दूर रहो। ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। तो आपका ये था 30 का 30 ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑब्जेक्टिव को समझाएँ, एक्सप्लेन किए, इसलिए थोड़ा-सा वीडियो लंबा हुआ क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अगर आप हमसे पढ़ते हो, तो एक भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है? और बाकी ये देखो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स है जो 50 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम आने वाले क्लास में बताएँगे। जितना भी नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, राइटिंग, लेटर है, हर एक चीज़ के बारे में हम बताएँगे, जो कि हम पहले भी आप लोगों को करवाए थे। हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को बताएँगे, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होना, ठीक है? वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर सब्जेक्टिव का भी आपको आंसर चाहिए, तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम का स्टूडेंट्स लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि सर जल्दी से सब्जेक्टिव भी लेके आइए। इसके बाद किस सब्जेक्ट का वीडियो पहले चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, उसका वीडियो सबसे पहले आएगा, जिसका कमेंट आप सबसे पहले हमको दोगे। ठीक है? बाय, टेक केयर। मॉडल पेपर डाउनलोड करो, सारा मॉडल पेपर करवाएँगे, टेंशन मत लो। इस साल का क्या, पिछले 3-4 सालों का भी करवाएँगे, पीवाईक्यूज़ करवाएँगे, सब चीज़ करवाएँगे। बस आप चैनल पे बने रहो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है? बाय, टेक केयर।